यह एक पटरी से उतरी हुई ट्रेन की तरह था, जो उस दिशा में तेजी से बढ़ रही थी जिसके बारे में शेन वेनलैंग ने कभी सोचा नहीं था। 10 साल से ज्यादा समय अलग रहने के बाद एक दूसरे को अचानक देखकर शेन यू और यिंगी दोनों कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गए, सदमे और अविश्वास में डूब गए। फिर उस मौन के बाद ओमेगा, जिसे शेन वेनलैंग बचा रहा था, अचानक फ्री हो गया और शेन यू की ओर दौड़ पड़ा। उस समय सच्चे युद्ध के देवता के सामने बिल्कुल साधारण सा लगा रहा था, मानो खाली निगाहों से उस ओमेगा को घूर रहा हो जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था। मानो धनुष की डोरी से छूटे तीर की तरह उसकी ओर आ रहा हो। शेन वेनलैंग को लात मारते समय उसने जो पावर दिखाई थी वह पल भर में गायब हो गई और ओमेगा के जोरदार मुक्के का सामना किया। कुछ ही दूरी पर शेन वेनलैंग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। शेन यू की ओर से वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। शेन यू ने मुक्के को पूरी तरह से झेला। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। यिंगी की बॉडी काफी वीक थी। शेन यू पर मुक्का मारने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाने के बाद उसकी सांसें अनियमित होने लगीं और वह खांसने लगा। शेन यू का चेहरा तुरंत पीला हो गया। हमेशा अहंकारी रहने वाला शेन यू कमरे में एक स्कूल के स्टूडेंट के बच्चे की तरह खड़ा था, जिसे डांट पड़ रही हो। शेन वेनलैंग चुपचाप खड़ा था, उस अत्याचारी को देख रहा था जो हमेशा से दबंग और अहंकार में रहता था। अब बैठे हुए यिंगी के सामने खड़ा था और बिना कुछ बोले फटकार सह रहा था। वह चुपचाप खड़ा रहा और आखिर में अपना सिर झुकाकर अपने लंबे समय से एब्सेंट ओमेगा साथी से बोला, यीगे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन अगर आप सचमुच गुस्सा हो तो मुझे मार डालिए। शेन वेनलैंग बॉडीगार्ड द्वारा लाई गई कुर्सी पर यिंगी पीछे झुक गया। तुमने अभी क्या कहा? एक पल के लिए शेन यू हैरान रह गया। उसकी आवाज रुक गई और जबरदस्ती कहा, जो भी हो, मैं गलत नहीं था। लगभग 10 मिनट तक देखने के बाद शेन वेनलैंग यह सब कुछ देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कहा, कोई बात नहीं, चलो पहले शो का मजा लेते हैं। शेन अपने डैड से बोलता है, पापा आप उस बूढ़े बदमाश को डांटते रहिए, मुझे कुछ काम है और थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। शेन यू के चेहरे सचमुच दो बिल्कुल अलग अलग रूप थे। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? फिर से खुद को मूर्ख साबित करने जा रहे हो? मैं कहाँ जाता हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शेन वेनलैंग मन ही मन गुस्से से उबल रहा था, लेकिन बाहर से वह पूरी तरह आज्ञाकारी दिख रहा था। उसने यिंगी की ओर एक नजर डाली। उसकी आवाज में दुख और शिकायत भरी थी और उसने कहा, पापा मैं लगभग 30 साल का हो गया हूँ। आपका बेटा होने के नाते क्या मुझे सचमुच घूमने फिरने की अनुमति नहीं है? शेन यू के बॉडीगार्ड अभी भी दरवाजे पर रास्ता रोके हुए थे। शेन वेनलैंग के हर शब्द खून से लथपथ वाले शब्दों ने कुर्सी पर बैठे यिंगी को एक बार फिर अपनी बौनें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, शेन यू ने शेन वेनलैंग की ओर तेजी से हाथ झटकते हुए कहा, यहां से दफा हो जाओ। ठीक ठीक। शेन वेनलैंग जल्दी से निकल गया। खैर, उसके माता पिता अब फिर से मिल गए थे। हालांकि शेन वेनलैंग घर से निकलने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी खोज में मिली सफलता उम्मीद से कहीं कम थी। गाओतू और माहेंग द्वारा आईडी के इस्तेमाल के सारे सुराग एक हफ्ते पहले ही गायब हो गए। शेन वेनलैंग ने चाहे कितनी भी छानबीन की, उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। शेन वेनलैंग के मन में सोचा, कहीं वह ओमेगा और बच्चे को देश से बाहर ले गया हो। उसने तुरंत गाओतू के देश छोड़ने के रिकॉर्ड निकाले, लेकिन उनसे पता चला कि न तो गाओतू और न ही माहेंग देश छोड़कर गए थे। माहेंग का पासपोर्ट तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुका था और उसने उसे रिन्यू भी नहीं कराया था। तर्क के हिसाब से तो उन्हें अभी भी देश की सीमा के अंदर ही होना चाहिए था। उसकी बेचैनी बढ़ती ही गई और उसे इस डर ने जकड़ लिया कि शायद गाओतू के साथ कुछ तो हुआ होगा, कुछ असहनीय, कुछ इतना भयानक जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल हो। शेन वेनलैंग की चिंता चरम सीमा तक पहुंचने लगी। कोई और चॉइस न होने के कारण उसने इनाम की राशि बार बार बढ़ाई, यहाँ तक कि एक छोटा सा सुराग देने के लिए भी इनाम की राशि 9 अंकों तक पहुंच गई। एक समय यह खबर पूरे देश में एक किंवदंती बन गई थी कि एचएस ग्रुप के चेयरमैन अपने एक पुराने दोस्त ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उम्मीद और भी धुंधली होती गई। शेन वेनलैंग ने खोज करना कभी नहीं छोड़ा। 3 साल बाद वी कंट्री में सैकड़ों अरबों का निवेश। एचएस ग्रुप नोहुआ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर विदेश में सबसे बड़ा फेरोमोन औद्योगिक पार्क परिसर बनाएगा। समाचारों में अचानक सामने आई सनसनीखेज खबर ने माहेंग को पूरी तरह से चौंका दिया। उसे रिमोट ढूंढने और चैनल बदलने का भी समय नहीं मिला। इससे पहले ही स्क्रीन पर शेन वेनलैंग का बेहद अट्रैक्टिव चेहरा दिखाई देने लगा था। अपना सिर घुमाकर गाओतू के चेहरे के भाव को देखकर माहेंग ने घबराकर सोचा, आखिर वह रिमोट कहाँ है। लेकिन बहुत जल्द ही उसे एहसास हुआ कि रिमोट गाओतू के हाथ में ही था। गाओतू हमेशा से ही बहुत गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था। बहुत समय पहले जब गाओतू ने माहेंग के लव प्रपोजल को पूरी से ठुकरा दिया, तो माहेंग दिल टूटने के बावजूद कुछ नहीं कर सका। आखिरकार जिसे वह पसंद करता था वह थी किसी तरह की छोटी खरगोश थी। आज भी जब भी माहेंग को याद आता है कि गाओतू ने किस तरह उसे से ठुकरा दिया था, तो उसका दिल दर्द से हल्का सा धड़कता है। गाओतू ने माँ से कहा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि अपना वतन छोड़कर मेरे साथ विदेश में आकर बस गए। माहेंग
मैं आपका बहुत आभारी हूँ। गाओतू ने कभी डीप लव किया था, इसलिए वह जानता था कि प्रेम क्या होता है। उसने अपनी सारी कोशिशें, अपना सारा स्नेह किसी और को दे दिया था। गाओतू ने कहा, माहिंग, मुझे पता है तुमने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया है, इसीलिए मैं इतना नीच काम नहीं कर सकता कि सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए तुम्हारी फीलिंग का फायदा उठाऊं। मैं यह भी समझता हूं कि आपको मना करना और फिर भी दोस्त बने रहना चाहना एक क्रूरता होगी, इसलिए अब से बेहतर यही होगा कि हम ऐसा न करें। माहेंग को पहले से ही पता था कि गाओतू क्या कहने वाला है, और यह एक ऐसा फैसला था जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। तो उसने बनावटी और शरारती मुस्कान बिखेरी और हंसते हुए उसकी बात, अरे तुम इतने सीरियस होकर जवाब क्यों दे रहे हो? मुझे शर्मिंदा कर रहे हो नन्हे खरगोश। क्या तुम्हें पता भी है कि आज कौन सा दिन है? बेवकूफ। काफी सोच विचार करने के बाद गाओतू को आखिरकार याद आया, अरे आज तो अप्रैल फूल डे है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था।